वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा वीडियो लेक्चर एग्रोनॉमी का है और एग्रोनॉमी के अंदर हम पल्सेस क्रॉप पढ़ रहे हैं, दलहनी फसलें हम पढ़ रहे हैं। 6 दलहनी फसलें आपके सिलेबस में दी हुई है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मोठ की, ठीक है ना, जिसको हम ड्यू बीन भी बोलते हैं। अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट दलहनी फसल है। आपके 1-2 क्वेश्चन दलहनी फसलों से पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठकर अपनी तैयारी बड़े आराम से कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को साथ में आंसर देते हुए चलना है ताकि आपको याद होता रहे टाइम से, ठीक है। मोठ, मोठ बीन बोलते हैं, हिंदी नेम मोठ है और ड्यू बीन भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोटानिकल नेम। तो बोटनिकल नेम क्या होता है भाई, चलिए फटाफट कमेंट करें। क्या होता है? विग्ना एकोन्टिफोलिया होता है। विग्ना एकोन्टिफोलिया इसका क्या हो जाएगा? बोटानिकल नेम हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, विग्ना एकोन्टिफोलिया। भाई हिंदी में भी लिख देते हैं हम यहां पर, विग्ना एकोन्टिफोलिया। विग्ना एकोन्टिफोलिया इसका क्या हो जाएगा? बोटनिकल नेम हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, फैमिली की बात करते हैं। तो जितनी भी हमारे पास दलहनी फसलें हैं सबका परिवार क्या है? लेग्यूमिनेसी है। जैसे हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पहले सीरियल क्रॉप पढ़ी थी, अनाज वाली फसलें हमने पढ़ी थी। तो सभी अनाज वाली फसलों का जो परिवार है वो क्या है? ग्रेमिनी है। ऐसे यहां पर जो दलहनी फसलें हैं जिनका परिवार क्या होगा? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी हो जाएगा। तो चलिए भाई नोट करते हैं, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ओरिजिन आप लोगों को बताना है। चलिए भाई फटाफट ओरिजिन बताइए। मोठ का ओरिजिन क्या है? इसका नेटिव कहां से है? उत्पत्ति इसकी कहां से मानी गई है? इंडिया, अफ्रीका, कोरोना या ब्राजील? चलिए भाई फटाफट राइट आंसर दीजिए। तो इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया, भारत। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इंडिया से हुई है। क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो भाई जितनी भी दलहनी फसलें हैं सब में 2n = 22 होता है। बाकी उड़द मूंग में आपको 24 याद रखना है। इसके अलावा आपको ग्राम में, देसी में क्या याद रखना है? देसी में आपको 2n = 14 याद रखना है और काबुली में कौन सा आपको याद रखना है? 16 आपको याद रखना है। इस वीडियो लेक्चर के बाद हम हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ग्राम, चना हम पढ़ने वाले हैं। चना अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है, उसको हम पढ़ेंगे कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। देखो बार बार सभी क्रॉप्स को मैं रिवाइज करवाता हूं ताकि आपको याद हो सके। भाई बार बार आपको याद होगा तो आप भूलोगे नहीं, आप एग्जाम में बिल्कुल सही आंसर करोगे, ठीक है। बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो कितने हो गए? 2n = 22 हो गए। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। वैसे जेट में क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन नहीं पूछा जाता। आगे बात करते हैं प्रोटीन परसेंटेज। तो भाई प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है? चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। 18 से लेकर 23% इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलिए थोड़ा सा और हम डीपली इसको देख लेते हैं कि इसमें फैट कितना होता है। अगर मैं बात करूं फैट की तो ग्राम में बताऊंगा मैं आपको। फैट की बात करें भाई, फैट नोट कर रहे हो भाई सभी बच्चे? फैट होता है 1.6 ग्राम। कितना होता है? 1.6 ग्राम होता है। आंसर देते रहना साथ में। अब आपको बताना है मुझे प्रोटीन ग्राम में अगर हम देखें, प्रोटीन अगर ग्राम में देखेंगे, प्रोटीन तो कितना हो जाएगा? 23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कितना हो जाएगा भाई? 63 ग्राम हो जाएगा। कैलोरी जो इसमें होती है 343 कैलोरी होती है। बेसिक आप याद रखना, ये आपसे नहीं पूछा जाता। यहां पर आप स्टार लगा लेना प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाई दलहनी फसलों से हमें क्या मिलता है? सर्वाधिक प्रोटीन ही मिलती है। तो अधिकतर क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि बताइए इस क्रॉप में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, इसलिए आप याद रखना बिल्कुल अच्छे से। आगे बात करें प्रोडक्शन की, तो इंडिया में सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, इंडिया। और अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान के अंदर। कहां पर है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। करीबन कितना प्रोडक्शन होता है राजस्थान के अंदर? 96.5%। कितना होता है? 96.5% होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना भाई, नोट कर लो आप सभी। राजस्थान में 96.5% प्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा गुजरात, ठीक है, इसके बाद कौन आता है? गुजरात आता है। और गुजरात के अंदर 2.38% होता है। कितना होता है? 2.38% होता है। तो इस तरीके से आप याद रखना। और मैं यहां पर बात करूं कि राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मोठ को उगाया जाता है, तो बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वार्म क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए। चलिए बात करते हैं टेम्परेचर की। तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए भाई? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 से
30 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। वाटर रिक्वायरमेंट आपको बतानी है, 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर कितनी होती है, चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। तो कितनी हो जाएगी वाटर रिक्वायरमेंट, 200 से लेकर 300 मिलीमीटर हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट हो जाएगी। देखो जो प्लांट है एक तरीके से सूखा सहनशील पौधा है। सूखा सहनशील मतलब समझ लो काफी लंबे समय तक एक तरीके से सूखा सहन करता है, सूखे में आराम से उग जाता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक सूखा सहन कर सकता है। कितने डिग्री टेम्परेचर तक, 45 डिग्री, याद रखना। टोलरेंट है, ड्राउट टोलरेंट क्रॉप है, 45 डिग्री तक आप नोट कर लेना। बाकी सोइल इरोजन की मैं बात करूं तो इसकी जो जड़ें होती है वो क्या करती है, मिट्टी को जकड़ के रखती है, मतलब सोइल इरोजन को रोकती है। क्या करती है, सोइल इरोजन को क्या करती है भाई, स्टॉप करती है, रोकती है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, सोइल इरोजन जहां पर अधिकतर होता है वहां पर भी इस क्रॉप को उगाया जाता है ताकि सोइल इरोजन को रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सीड रेट की। तो देखिए सीड रेट क्या होती है, बीज दर होती है। खरीफ ऋतु में इसको उगाया जाता है तो इसकी बीज दर जो हम लेते हैं वो कितनी लेते हैं भाई, 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं। 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर हम बीज दर लेते हैं। भाई मोट जो है इसको इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी उगाया जाता है, तो हम इसका आधा कर देंगे। इंटरक्रॉपिंग मतलब समझ गए, जैसे यहां पर मैंने मोट उगा दिया और यहां पर दूसरी क्रॉप उगा दी, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिश्रित कृषि उसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, मिश्रित एग्रीकल्चर। तो उसमें जो बीज दर लेंगे मिक्स्ड के लिए वो कितने लेंगे, इसका कम कर देंगे, करीबन 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर कर देंगे, 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर। तो सीड रेट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है भाई। दलहनी फसलों में सीड रेट हो गया, बोटनिकल नेम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये आपको ज्यादा याद रखना है क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। देखो ज्यादा कुछ तो है नहीं, 2-4 पॉइंट हमारे पास हैं, हम बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं यहां पर सीड रेट के अलावा इसमें R/P कितना रखते हैं, R/P मतलब रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखेंगे। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें कितना रखेंगे। देखो मैं बात करूं रो टू रो, जैसे ये रो है और ये वाली रो है तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा 45 सेंटीमीटर। और मैं बात करूं प्लांट टू प्लांट, जैसे सपोज करो एक प्लांट यहां पर है, दूसरा प्लांट यहां पर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये होगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखेंगे, 45 इंटू 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि R/P बताइए और बहुत सारे स्टूडेंट क्या लगा देते हैं, 15 इंटू 45 लगा देते हैं, जो आपका आंसर क्या है, गलत है। क्योंकि पहले समझो, पहले क्या है R/R, मतलब इसको और डिवाइड करोगे तो R/R में टूटेगा है, ठीक है ना, मतलब रो टू रो डिस्टेंस कितना है, और P/P इस तरीके से याद रखना, इसलिए इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 45 इंटू 8 सेंटीमीटर। यहां पर हम बात करें डेप्थ, मतलब कितनी डेप्थ पे इसकी बुआई करेंगे, डेप्थ गहराई, तो करीबन 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ पे हम क्या करेंगे, इसकी बुआई करेंगे। आगे हम बात करते हैं वेराइटीज की। तो इसकी वेराइटीज भाई मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटीज में आपको यहां पर नोट करवा देता हूं, जैसे RMO 40, ये जो वेराइटीज है सबसे अच्छी वेराइटी है और एक तरीके से टोलरेंट वेराइटी है, मतलब सूखा सहन कर सकती है। टोलरेंट और बेस्ट वेराइटी है, बेस्ट वेराइटी। आगे बढ़ते हैं। अगली वेराइटी हमारे पास यहां पर आती है जड़िया वेराइटी है, ठीक है। जड़िया हो गई, ज्वाला हो गई, जड़िया और ज्वाला, ये दोनों वेराइटी जो है बीकानेर से विकसित की गई है। कहां से, बीकानेर से। और बीकानेर में सर्वाधिक क्या उगाया जाता है, मोठ उगाया जाता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, जड़िया और ज्वाला वेराइटी कहां से विकसित की गई है, तो राजस्थान बीकानेर से विकसित की गई है। राजस्थान के अंदर बीकानेर में सर्वाधिक किसको उगाया जाता है, मोठ को उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली वेराइटी हमारे पास आती है CZM, काजरी मोठ, ठीक है, काजरी के द्वारा यह विकसित की गई है, काजरी मोठ 79, ठीक है ना, काजरी मोठ 79। आगे बढ़ते हैं। अगली आती है FMM 96, और जो वेराइटी है जल्दी पकने वाली है। कैसी है, जल्दी पकती है। जल्दी पकने वाली वेराइटी कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप किया जाता है तो आप क्या लगाओगे, FMM 96 लगा दोगे। इसके अलावा आती है IPC मोठ 1912, क्या आती है भाई, 1912। तो ये हमारी क्या हो गई, वेराइटीज हो गई। इसके अलावा 2 वेराइटीज है, मैं आपको अलग से बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो देखो इनमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो भी बहुत कम डोज में। मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो 10 से 15
केजी प्रति हेक्टेयर मुझे क्या डालना है, नाइट्रोजन डालना है, नाइट्रोजन। ठीक है, मैं बात करूं यहां पर फास्फोरस की, तो फास्फोरस हम डालेंगे 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। पोटास हमें डालने की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे फार्मर इनको भी नहीं डालता है क्योंकि ऑटोमेटिक आराम से प्रोडक्शन हो जाता है। आगे यील्ड की बात करें तो भाई उपज कितनी होती है, चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, उपज कितनी होती है। तो उपज होती है हमारे पास यहाँ पे 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। देखो जो भी डेटा मैं आपको बताता हूं प्रति हेक्टेयर में बताता हूं। नोटिस करिएगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर वहां पर पूछा जाए कि प्रति एकड़ उपज कितनी होगी, तो एकड़ में आप इसका क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। इसलिए याद रखना, नोटिस क्या करो कि हेक्टेयर पूछ रहा है कि एकड़ पूछ रहा है। वैसे अधिकतर आपसे हेक्टेयर में ही पूछता है। आगे बढ़ते हैं, डिजीज की हम बात करते हैं तो जो मूंग उड़द में लगती है वही बीमारियां यहां पर इसमें लगती है, तो आप वहां से कवर कर लेना। यहां पर एक मेजर डिजीज है, उसको मैं आपको बता देता हूं, येलो मोज़ेक वायरस। ठीक है, येलो मोज़ेक वायरस लगता है, इसको हिंदी में पित्तसिरा वायरस विषाणु जनित रोग बोलते हैं। और एडी मतलब है इसका जो वाहक है, ठीक है ना, वाहक कौन है इसका, एफिड है, वाहक कौन है, मोइला है। ठीक है, और मैं बात करूं एसी जो मैंने लिखा हुआ है ट्रिक के लिए लिखा हुआ है, मतलब ए मतलब तो क्या हो गया एफिड, और कंट्रोल के लिए सी मतलब कंट्रोल, और कंट्रोल के लिए क्या लेंगे, डी लेंगे। डी मतलब समझ गए भाई, डाइमेथोएट हमें लेना है। क्या लेना है, डाइमेथोएट। और मैं बात करूं यहां पर वीड कंट्रोल की, वीड कंट्रोल तो जितनी भी यार दलहनी फसलें हैं ना, सब में आपको या तो पेंडामिथेलिन ले लो या बेसालिन ले लो। ठीक है, या तो पेंडामिथेलिन ले लो या क्या ले लो, बेसालिन। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बेसालिन या पेंडामिथालिन, पेंडामिथेलिन, ये दोनों आपको क्या करना है, ये दोनों लेने हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। आपसे पूछा जाता है कि दलहनी फसलों में निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवारनाशी उपयोग में लेंगे, तो आपको टिक किस पे करना है। अगर बेसालिन दिया हुआ है तो बेसालिन, पेंडामिथालिन दिया हुआ है तो पेंडामिथालिन। बाकी 2-4 नाम और दिए जाएंगे, जैसे 2,4-D दिया जाएगा, एट्राजिन दिया जाएगा, सीमाजिन दिया जाएगा, और एक दिया जाएगा बेसालिन। तो आप क्या लगाओगे, बेसालिन लगाओगे। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 2 वेराइटी, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हमारे पास है RMO40 है। ठीक है, और हमारे पास एक और वेराइटी है FMM96। ये जो दोनों वेराइटीज है इन पे थोड़ा सा आपको स्टार लगाना है। इनमें क्या है, मतलब जो रो टू रो जो डिस्टेंस रखते हैं वो 30 × 30 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है ना, मतलब लाइन टू लाइन या रो टू रो ऐसे समझ सकते हो। और प्लांट टू प्लांट जो रखेंगे 10 × 10 सेंटीमीटर रखेंगे। भाई यहाँ पर सब वेराइटीज के लिए 45-15 लेना है, लेकिन यहाँ ये 2 वेराइटीज है, इन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक बार चलिए फटाफट से इसको दोबारा समझते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप नोट करते हुए चले, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप बाद में इसको रिवाइज कर सकते हो और नोट करोगे तो। चलिए भाई एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने का मतलब है कि आपको परमानेंट अब याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है ना, अभी के अभी आपको याद होना चाहिए, तभी मजा आया पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉट, इंग्लिश में मॉट बीन, ड्यू बीन हम इसको बोलते हैं। बोटनिकल नेम मेरे साथ बोलिएगा, विग्ना एकोन्टिफोलिया। क्या होता है बोटनिकल नेम, विग्ना एकोन्टिफोलिया। फैमिली क्या हो जाएगी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन आपको याद रखना है इंडिया, भारत। भाई अब तक जो भी हमने पढ़ा सबका ओरिजिन क्या है, इंडिया 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 है दलहनी फसलों में। ठीक है ना, कुछ का अलग है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं 2n = 22, मतलब एक तरीके से 2n बराबर कितना हो जाएगा, 22। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या हो जाएगी। आगे हम बात करें प्रोटीन तो 18 से 23% होती है। ग्राम में बात करें तो 23 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 62 ग्राम, फैट 1.4 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है 1.4 या 1.6। ये बेसिक है, प्रोटीन पे स्टार लगा लेना। क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, और राजस्थान में सर्वाधिक इसको उगाया जाता है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया और राजस्थान में, इंडिया के अंदर राजस्थान में 96.5%, गुजरात में 2.38% इसको उगाया जाता है। राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सर्वाधिक मोट को उगाया जाता है, तो बीकानेर है। बीकानेर पे स्टार लगा लेना। वाटर रिक्वायरमेंट, जलमांग कितनी चाहिए इसको, 200 से 300 मिलीमीटर चाहिए। सोइल इरोजन को क्या करती है, रोकती है। सोइल इरोजन भाई सभी जानते हो ना, मृदा का एक तरीके से अपर्दन होना, मिट्टी का हवा के साथ बहकर, पानी के साथ बहकर दूसरी जगह पे चल जाना, जिससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। जब आपको इरोजन पढ़ाऊंगा मैं तब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं यहां पर सीड रेट। तो देखो 20 दर हमें लेनी है 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। इंटरक्रॉपिंग के लिए हमें कितनी लेनी है, 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर लेनी है। आर इंटू पी की बात करें तो आर तो हमें रखना है 45 और प्लांट टू प्लांट हमें रखना है 15 सेंटीमीटर। बाकी दो किस्मों में आपको क्या करना है, 30-10 करना है। डेप्थ 5 से 6 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, डेप्थ पे बुआई करेंगे, सोविंग करेंगे। वेराइटीज RMO 40 स्टार लगा लेना, एक वेराइटीज पूछी जाती है। जड़िया ज्वाला कहां से विकसित की गई, तो बीकानेर से विकसित की गई। काजरी मॉट 79, ठीक है, काजरी द्वारा। FMM 96 जल्दी पकने वाली, और IPCMO 1912 ये किसकी वेराइटीज हो गई हमारे पास, मोठ की वेराइटीज हो गई। फर्टिलाइजर नाइट्रोजन 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर डालेंगे, और फॉस्फोरस 250 से 30 केजी, सॉरी 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर डालेंगे। बाकी हमें यहाँ पर फॉस्फोरस डालने की, पोटास डालने की जरूरत नहीं है। उपज की बात करें तो 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे उपज प्राप्त होती है। डिजीज इसमें जो है एक मेन है येलो मोज़ेक वायरस, जो एफिड क्या उसका वाहक है। कंट्रोल डाइमेथोएट से करेंगे। वीड कंट्रोल के लिए बेसालिन या पेंडामिथलिन हमें लेना है। बाकी दो वेराइटीज पे आपको फोकस करना है थोड़ा सा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मेरे ट्विटर अकाउंट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट में आपको बताता रहता हूं। गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट से जल्दी कैप्टन एग्रो जो अपना परिवार है इसको बड़ा करें। मतलब अब हम ऐसी स्टेज पे है कि 70,000 पे हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो भाई कब तक आप पहुंचाते हो फटाफट से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम फटाफट से 70,000 अचीव करें, ठीक है। हमारा जो परिवार होगा 70,000 लोगों का परिवार हमारा बन जाएगा। तो चलिए भाई फटाफट से शेयर कर दो अधिक से अधिक। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्रॉप के साथ, और मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्राम हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी मिस मत करना उस क्लास को, क्योंकि वहां से सभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ग्राम अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे हमने देखा कि फ्रूट वाली जो जितनी भी क्रॉप थी उनमें मैंगो इंपोर्टेंट था। सीरियल में हमने देखा कि व्हीट राइस इंपोर्टेंट है। ऐसे ही दलहनी फसलों में चने का एक अपना अलग से स्थान है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद।